हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप सबको इस वीडियो के बारे में आज बताऊंगा। आज हमारा जो ये वीडियो बन रहा है वो स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन का जो है भारत की संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है। अनुसूचियों से जुड़े हुए कई एग्ज़ाम अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अनुसूचियों से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो आज हम लोग उसी को देखेंगे कैसे आसानी से इसको समझा जा सकता है। इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड में एक टेबल के वाइज एडजस्ट कर लेंगे तो ये बार बार रिकॉलिंग करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो आज हमारा वीडियो इसी से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियों से तात्पर्य है संविधान में जब भी कोई पॉइंट लिस्टिंग में लिखा हुआ है 1 2 3 करके नंबरिंग दिया गया, उनको अलग से अनुसूचियों में जगह दिया गया। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उसे हम लोग बोलते हैं मूल संविधान। क्या बोलते हैं? मूल संविधान। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और बाद में क्रमिक रूप से इसमें संविधान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ती गई और इस तरह से वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है, ठीक है। तो हम इन 12 का अध्ययन करने वाले हैं। अब याद रखने के लिए, चूंकि मेरा मकसद है कि आप लोगों को याद रहे, अच्छे से समझ में आए, पढ़े कैसे, इसको सीखना। तो सबसे पहले हम वो 8 का अध्ययन करेंगे जो संविधान में पहले से थी और फिर 4 को हम कैसे याद करेंगे कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन ना छूटे, तो उसके लिए फिर बताते हैं। तो पहले हम लोग ये 8 का अध्ययन करते हैं, फिर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला है प्रथम अनुसूची। अब प्रथम अनुसूची ले लीजिए, प्रथम भाग ले लीजिए, आप प्रथम अनुच्छेद ले लीजिए। उन सब में भारत के राज्य और इसके केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया। तो आपको पता है कि अभी टोटल 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का जो लिस्ट है वह देखने को मिलता है, प्रथम अनुसूची में देखने को मिलता है। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि किसी भी राज्य की संख्या यदि बढ़ जाती है तो किस अनुसूची में बदलाव आएगा। तो सिंपल सी बात है कि जिस अनुसूची में राज्यों का जिक्र है, राज्यों का लिस्टिंग है, उसी में बदलाव आएगा। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि इसका बदलाव प्रथम अनुसूची में आएगा। अब आ जाइए द्वितीय और तृतीय को जोड़ करके पढ़ेंगे। द्वितीय और तृतीय में है कि विभिन्न संवैधानिक विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। ये किस में है? द्वितीय में। किनके? विभिन्न राज्य पदाधिकारियों यानी संवैधानिक जो बड़े पद है, जैसे राष्ट्रपति का हो गया, उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा अन्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में। तो इन सभी के वेतन एवं भत्तों का वर्णन किस में मिलता है? द्वितीय अनुसूची में। अब आते हैं तृतीय में। तो उन्हीं पदाधिकारियों के जिनका जिक्र हमने प्रथम में किया, उनके शपथ ग्रहण का वर्णन है। किसका वर्णन है? शपथ ग्रहण का। अब सिंपल सा है कि कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, शपथ 3 में है या 2 में है। अब कैसे इसको याद रख सकते हैं? मान लिए आपको नौकरी लगती है और आपको कोई बोलता है कि चलिए हम जॉब करवाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले वेतन, कितना सैलरी आप दीजिएगा, फिर हम तैयार होंगे कि जॉब करें ना जॉब करें। तो इसी तरह से यहाँ भी जब इन विशिष्ट पदाधिकारियों का बात कर रहे हैं तो याद करने के लिए करेंगे कि सबसे पहले वो बात करते हैं किस पे? वेतन पे। और जैसे ही वेतन उनको अच्छा दिखता है, शपथ लेते हैं और पद को ग्रहण कर लेते हैं। तो याद हो गया। पहले में हमने क्या पढ़ा? पहले में पढ़ा कि राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्टिंग है, दूसरे में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते हैं, तीसरे में शपथ ग्रहण का वर्णन है। अब आ जाइए चौथे में। चौथे में आप जानते होइएगा कि संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यहाँ राज्यसभा के विषय में बताया गया है कि राज्यसभा के जो सीटें होंगी वह किस राज्य से कितनी होंगी और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी होंगी। अब यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे फंसाता है। उसने कहा कि राज्यसभा में केवल राज्यों से सदस्य चुन के आते हैं, केंद्र शासित से नहीं। लेकिन यहाँ क्या आप देख रहे हैं? दोनों से। तो वो फंसाने के लिए किया गया था, दोनों से चुन के आते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्यों का चयन राज्य की विधानसभा करती है और पुदुचेरी एवं दिल्ली ऐसे 2
केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है, तो स्वाभाविक है कि वह विधानसभा भी राज्यसभा में सदस्य भेजते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि राज्यसभा में जो विभिन्न सीटें तय की गई हैं वो किस राज्य के लिए कितनी होंगी, इसका निर्धारण किस अनुसूची में है, चौथी। तो आप सिंपल सा है 1 से लेकर के 4 तक, इसमें 1 में याद करेंगे, फिर 4 और 2 और 3 एक साथ, तो याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अभी तक 4 याद हो चुका होगा। अब आते हैं 5वीं 6ठी, ये दोनों भी एक जैसे हैं। 5वीं में कहता है भारत के विभिन्न अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का वर्णन है, कि उनके लिए एक विशेष प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। उसका वर्णन किस अनुसूची में मिलता है, 5 में मिलता है। तो ये याद कर सकते हैं सिंपली, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए प्रशासन का वर्णन कितनी अनुसूची में है, 5 में। अब आते हैं 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में इनको हटा दीजिए, केवल जनजाति को लेके आइए, और इनके प्रशासन का वर्णन मिलता है, और विशेष रूप से 4 राज्य में। यहाँ 6 और कितने राज्य, 2 कम कर देंगे, 4 राज्य। राज्य याद करने में बहुत लोगों को कठिनाई होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इन राज्यों को कैसे याद रखा जाए, आइए उसको देखते हैं। ये भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यहाँ पे याद करेंगे ये असम, उसके नीचे मेघालय, यहाँ पे त्रिपुरा और ये मिजोरम। ये चारों इस तरह से जो नीचे वाले स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन्हीं 4 राज्यों के विशेष जनजातीय प्रशासन का वर्णन किस अनुसूची में मिलता है, 6ठी अनुसूची में मिलता है। तो हम क्रमिक रूप से आगे बढ़ते आ रहे हैं, हमेशा ज्वाइंट करके याद करें। पहला कुछ अलग था, दूसरा तीसरा एक जैसा था, चौथा कुछ अलग था, 5वां 6ठा एक जैसा है। यूपीएससी का ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किन 2 अनुच्छेदों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, किस 2 अनुसूचियों में। तो कौन सा 2 अनुसूची, 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में जनजातीय प्रदेशों के व्यवस्था एवं प्रशासन का वर्णन मिलता है। अब 5वीं में पूरे भारत क्षेत्र का, और 6ठी में केवल इन 4 राज्य क्षेत्रों का जनजातीय प्रशासन का वर्णन मिलता है। 7 यहाँ याद करना बहुत आसान है, 100 से 7 होता है और 7 से सूची होता है। तो सूचियों का वर्णन किस में मिलता है, तो 7वीं अनुसूची में मिलता है। ये क्या होता है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूची का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ये सूची क्या है, संघ सूची वे सूची हैं जिसके अंतर्गत रखे गए विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार यानी संघ सरकार को है। राज्य सूची में रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची में रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य एवं केंद्र दोनों को है। लेकिन दोनों के बीच टकराव होता है तो को अधिकार मिलती है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इन सूचियों में कितने विषय हैं और कौन से हैं। चलिए विषय कितने हैं ये पढ़ लेते हैं, कौन कौन से हैं ये थोड़ा लंबा लिस्ट है, और ये सारे लिस्ट इसी में दिए गए हैं 7वीं अनुसूची में। संघ में देखिए पहले 97 था और बढ़ करके 100 हो गए हैं। सिंपल याद करेंगे, ये पहले कम था, बढ़ करके क्या हो गया, 100 हो गया। संघ सूची में विषयों की संख्या 97 थी जो बढ़ करके 100 हो गई है। राज्य सूची में ये पहले 66 थी, अब 61 हो गई। क्या हो गया, ये पहले 66 अब 61, यानी ये घट गया। समवर्ती में फिर बढ़ जाएगा, पहले 47 और अब बढ़ करके 52 हो गया है। तो आप तीनों को बड़ा आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें पहले 97 था, अभी 100 हो गए हैं। इसमें पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं। इसमें 47 थे, अब 52 हो गए। याद हो गया। तो पूछेगा क्वेश्चन कि ये तीनों सूचियों का वर्णन किस में किया गया है, 7वीं में। किस में कितने विषय रखे गए हैं, आसानी से आप याद रख सकते हैं कि प्रारंभ में कितने थे, अभी कितने हैं।
चलिए अब आ जाते हैं आठवीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। किसका वर्णन है? भाषा का। प्रारंभ में 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जगह दिए गए थे। ठीक है, प्रारंभ में 14 भाषाओं को। अब इन भाषाओं को धीरे धीरे बढ़ाया गया और इस तरह से अभी 22 भाषाओं को इसमें जगह दी गई। कितने भाषाओं को जगह दी गई है? 22 भाषाओं को जगह दी गई। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी है? 22 है। अब देखिए याद कैसे करेंगे। इन चारों के संबंध में हमने देखा था कैसे याद करेंगे। 5, 6 को एक साथ ऐड करेंगे और 7, 8 को एक साथ। इसमें सूची, इसमें भाषा। याद रखिएगा, जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ तो आप उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स के बुक से ऑब्जेक्टिव बनाइए। बहुत सारे दोस्तों ने ये कमेंट किए कि आप सर ऑब्जेक्टिव पूछिए। मैं वीडियो के माध्यम से अधिक ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ सकता हूँ और केवल मेरे पूछने मात्र से आपका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए याद रखें कि आप खुद से बनाएंगे, उसमें सीखेंगे और फिर कुछ परेशानी आती है तब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ ऑब्जेक्टिव बनाते समय हमें परेशानी आती है, ये दिक्कत होती है, तो मैं कुछ समाधान बता पाऊँगा। क्योंकि सीखना आपको है तो मेहनत आपको भी करनी होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 8 आपको समझ में आ गए होंगे। याद कर लेते फिर से एक बार क्विक रिवीजन। फर्स्ट में भारत, उसके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिस्टिंग है। दूसरे में उनके वेतन एवं भत्ते। तीसरे में उनके शपथ का वर्णन है। चौथे में राज्यसभा के सीटों का वर्णन है। 5वें और 6ठे में जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है। 5वें में स्पेशली अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों है। 6ठे में जनजाति प्रदेशों का वर्णन है और 4 राज्यों का, याद होगा मैप से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और फिर आते हैं 7वीं में, तो इनमें विभिन्न प्रकार की सूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ग सूची। और 8वें में आते हैं तो भाषा का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये 8 याद हो गए होंगे। अब आ जाइए, इन 8 के बाद हम लोग बढ़ते हैं उन चारों की ओर जिन चारों को संविधान में बाद में जोड़ा गया। इनको याद करना बहुत आसान है और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बनाने में बहुत मज़ा आना चाहिए। एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन जल्दी नहीं छूटेगा। इतने से आपको 8 तक नहीं छूटेंगे, अभी जो 4 पढ़ेंगे उनसे नहीं छूटेंगे। इन चारों को पढ़ने के लिए क्या करना है हम लोगों को? सिंपल सा एक बॉक्स रखना है, इसके 4 खंड बना देने हैं और इसमें लिखना है संशोधन, यानी किस संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, वर्ष, जिस वर्ष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें जोड़ने के, फिर क्या है इसमें, इस अनुसूची में क्या है और इसकी कुछ विशेषता है तो वो हमें याद होनी चाहिए। चलिए सिंपल है। सबसे पहले आते हैं हम लोग वही इस तरफ डाल लेते हैं एक चीज़, जो हमारी अनुसूचियां हैं उसकी बात करते हैं। इसमें हम लोग 9वीं अनुसूची पढ़ते हैं। अब 9वीं अनुसूची में आते हैं तो सबसे पहले इसका प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? प्रथम। कब हुआ? 1951। ठीक है, इसमें क्या है, इस 9वीं अनुसूची की खासियत को थोड़ा समझते हैं। संविधान के निर्माण के बाद पहला ही संशोधन हुआ और उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। वास्तव में संविधान के निर्माण के बाद कुछ समस्याएं आ रही थी भूमि बंदोबस्त से जुड़ी हुई। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने का प्रयास किया जा रहा था और जो लैंड को जो है सुधारने का प्रयास किया जा रहा था, उसमें कुछ समस्याएं आ रही थी। इसलिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें यह प्रावधान रखा गया कि इसमें रखे गए विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन बाद में चल करके सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है कि इसमें रखे गए विषयों पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसका कारण क्या है कि प्रारंभ में इसमें कुछ जरूरत की विषयों को रखने की बात की गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें 284 विषय शामिल हो चुके हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इसका जो है गैर कानूनी रूप से इसका यूज किया जा रहा है। यानी सरकार कई बार अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए 9वीं अनुसूची का उपयोग करने लगती है।
यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इनमें रखे गए विषय भी यदि संवैधानिक मान्यताओं को चुनौती दे रहे होंगे तो उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है। और इसमें लिख सकते हैं विशेषता में कि प्रारंभ में इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, वर्तमान में इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो 9वीं अनुसूची याद होगी। आ जाइए 10वीं। 10वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985। याद रखना बहुत आसान है, टेबल कर लेंगे। पहला संशोधन 52वां संशोधन 1985, इसमें रखा गया दल बदल। अब कहिएगा ये दल बदल क्या है? वास्तव में उस समय जब सरकार बनना, क्या कह सकते हैं, इस टाइम के दौरान केंद्र सरकार में एक समस्या देखी जा रही थी कि विभिन्न प्रकार के दल आ गए थे छोटे छोटे, और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रही थी। ऐसे कंडीशन में विभिन्न जो दल के जो अलग अलग उम्मीदवार थे वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में, ये प्रोसेस चल रहा था उनके एक से दूसरे पार्टी में जाने का। तो एक रूल बनाया गया कि यदि आप दल से बदल करते हैं तो आप चुनाव पूर्व कीजिए, चुनाव में जीतने के बाद आप दल बदल नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो आपकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। तो ये दल बदल संबंधी प्रावधान किस में है? 10वीं अनुसूची में। किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वें संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया? 1985 में। अब आ जाइए 11वां जो अनुसूची है इसको जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा? 73वें। कब? इसमें दो चीज लिखा जाता है, 1992 कहीं लिखा मिलेगा, कहीं 93 मिलेगा। अब ऐसा क्यों? 92 में इस संशोधन को संसद में पेश किया गया, 93 में ये पास होकर के लागू हुआ, तो इसलिए कहीं पे 92 लिख देगा, कहीं पे 93 लिख देता है। तो आप दोनों याद रख सकते हैं। 11वीं अनुसूची 73वां संशोधन 1992-93, इसमें क्या व्यवस्था की गई? तो जो पंचायती व्यवस्था है उसे अपनाया गया और उसके तहत 29 कार्य क्षेत्र तय किए गए और उनका लिस्टिंग इस अनुसूची के अंतर्गत किया गया कि कौन से कार्य पंचायतों को दिए गए हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, सड़क निर्माण है, गांव में साफ सफाई से जुड़ी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को निदान करने के लिए पंचायती व्यवस्था का लिस्टिंग यहाँ किया गया। तो याद हो गया होगा 11वीं। अब आते हैं 12वीं अनुसूची, जस्ट उसी के बाद 73 के बाद 74वें संशोधन, सेम ईयर 92-93। अब इसमें नगर प्रशासन, यहां हमने देखा गांव में जो पंचायत है उसके लिए व्यवस्था की गई, यहां नगर प्रशासन। इसमें 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए, इसमें 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए और इन 18 कार्य क्षेत्रों को इसमें लिस्टिंग किया गया। तो आप बड़ी आसानी से उधर 8 को याद कर सकते हैं और इन चारों को याद करने के लिए टेबल बना सकते हैं। अब देखिए कैसे याद करते हैं। इसको तो छोड़ देंगे, 9, 10, 11, 12 यहाँ याद करेंगे। पहला संशोधन, 52वां संशोधन, 73वां, 74वां, ऐसे करके याद करेंगे, ठीक है। 152, 73, 74 यहाँ याद करेंगे। 1951, 1985, 92, 93, फिर 93, आसानी से याद हो गया। इसमें आएंगे, इसमें स्पेशली भूमि सुधार रखा गया और ऐसे विषयों को रखा गया जिन पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसमें दल बदल, फिर इसमें पंचायती और इसमें नगर प्रशासन। पंचायती में 29 कार्य क्षेत्र और नगर प्रशासन में 18 कार्य क्षेत्र, ठीक है। तो ये था हमारे संविधान की वह 12 अनुसूचियां जो वर्तमान में मौजूद है। तो हमने सबसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, कैसे उसको याद रख सकते हैं इसको पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा और पढ़ते पढ़ते काफ़ी कुछ चीज़ें याद हो गई होंगी। तो अब इस 100% आप ऑब्जेक्टिव बनाइए और मैं जल्द ही आप लोगों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने डिमांड किया कि अनुच्छेद पे वीडियो डालिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि अनुच्छेदों को अरेंज करके जल्द से जल्द आप लोगों को 2-3 सीरीज में वीडियो प्रोवाइड करूं ताकि आप अच्छे से उसको भी याद रख सकें और एग्जाम में उसका यूज कर सकें। उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। थैंक यू एडुटेरिया से जुड़े रहने के लिए।